सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। थर्ड ईयर का कोड है आपका, तो हम इसके क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो कि हमने अपने पुरानी क्लास में या फिर बोल सकते हो प्रीवियस क्लास में हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। अब इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन का वर्णन कीजिए। यही क्वेश्चन है ना? ठीक है। तो इसमें क्या है कि उपनिवेशवादी इतिहास लेखन, जैसे कि हमारा भारत गुलाम था, जिस पर हमारी व्यवस्थाओं पे देखा गया कि अंग्रेजों का शासन हुआ। हमारा भारत धर्म, जाति और भाषा के अनुसार बटा हुआ था, जिस पर एक भूव्यवस्था के रूप में हमारे अंग्रेजी शासन व्यवस्था, उपनिवेशी कंपनियों का हमारे ऊपर राज हुआ। तो इस स्थिति को ही हम उपनिवेशवादी कहते हैं। यानी कि उपनिवेशवादी से हमारा अभिप्राय यह है कि हाँ, जब पूछना आप पूछ लीजिए। तो उपनिवेशवादी हमारा जो शब्द है कि इतिहास लेखन के वर्णन कीजिए। तो देखो, उपनिवेशवादी का मतलब होता है जब हमारा भारत गुलाम था अंग्रेजी शासन व्यवस्था का, यूरोपीय कंपनी का, ब्रिटिश सरकार का। तो इनके अंतर्गत भारत ने अपनी वर्ग, अपनी व्यवस्था, अपने धर्म, अपने जाति, अपने वर्ग में विभाजन होकर वो अपना विकास नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि ये भारत हमारा किस पर, अपने व्यवस्थाओं में गुलाम था, जिसके कारण भारत में एकता और राष्ट्रीयता व्यवस्था थी ना, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। राष्ट्रीयता का मतलब होता है कि सभी वर्ग के लोग एक समान दृष्टि में अपना विकास करें, वो एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। 19वीं शताब्दी के अंत में या फिर प्रारंभ की बात की जाए तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय इतिहासकारों ने अपने उपनिवेशवाद लेखन की बात कही। यानी कि जो हमारे ऊपर अंग्रेजी शासन व्यवस्था हमारे पर राज कर रहा था ना, उसके खिलाफ भारतीय इतिहासकार, इतिहासकार क्या है? जो इतिहास की रचना करते हैं, वो आपके इतिहासकार कहलाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने उपनिवेशवादी व्यवस्था में भी रचना किया कि हमारे ऊपर उपनिवेशी कंपनियां यानी कि विदेशी कंपनियां किस प्रकार सत्ता बरकरार रख रही है, वो किस तरीके से हमारे ऊपर शासन कर रही है। इसी व्यवस्था को इतिहास लेखकों ने अपने लेखन माध्यम से इतिहास का वर्णन करते हुए भारत के उपनिवेशवाद की व्यवस्था का वर्णन किया। दैट्स क्लियर। कि अगर बात कर लीजिए ना, तो भारत का जो इतिहास रहा, भारत के इतिहास में आपको भी पता है कि ब्रिटिश कंपनी, यूरोपीय कंपनी, अंग्रेजी शासन व्यवस्था है। तो इन्होंने किस प्रकार भारत पर राज किया ना, ठीक है, उसका वर्णन या फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन है कि उसको लिखा गया कि किस देश, मतलब किस उपनिवेशवाद ने हमारे ऊपर किस तरीके से राज किया। यानी कि ब्रिटिश कंपनी ने हमारे ऊपर किस तरीके से राज किया, यूरोपीय कंपनियों ने हमारे ऊपर कैसे राज किया, उन्होंने क्या निर्णय लिए, क्या क्या कंपनियों का निर्माण किया। इन सभी की जो लिखने की व्यवस्था है ना, किसी व्यक्ति ने लिखा, और वो व्यक्ति कौन कहलाए? इतिहासकार कहलाए। इतिहासकारक जो थे वो लेखक के रूप में जाने गए, कि बड़े बड़े लेखक जो थे ना, उन्होंने इस इतिहास की रचना की, उन्हें ही इतिहासकार कहा जाता है। क्लियर है? तो उन्होंने उन्होंने यही बात रखा कि भारत जो है, भारत जिस पर आपका देखा जाता है धर्म, जाति, भाषा, इन सभी के अनुसार यहाँ पर अलग अलग वर्ग के लोग हैं। ठीक है। उसी के अनुसार हमारा क्या है, उपनिवेशवाद की स्थिति के रूप में हमारा व्यवस्था देखने को। ठीक है। तो इसमें हमारा अब अगला पॉइंट आ जाता है, जिसमें आपने देखा कि उपनिवेशवाद की बात कर लीजिए तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था, डच आए, पुर्तगाल आए, यूनान आया, हमारे भारतीय कंपनी जैसे यूरोपीय कंपनी आए, और ब्रिटिश सरकार आया। तो इन्होंने भारत पर किस तरीके से राजनीति की, राजनीति यानी कि अपने अनुसार उन्होंने भारत को चलाया। और इसी व्यवस्था को कुछ लेखकों ने, कुछ इतिहासकारों ने अपने लेखन माध्यम के रूप में हमारे शासन के और हमारे ऊपर किए शासन के खिलाफ भी इन्होंने अपने लेखन माध्यमों से
लेखनी को आगे बढ़ाया था। यानी कि जो लेखक थे ना, उन्होंने भारतीय का इस स्वरूप यानी कि भारत के इस स्वरूप पर रचना करते करते ये बात भी लिखा कि उनके द्वारा किस तरीके से हमारे भारत को लूटा जा रहा है, तथा उन अंग्रेजी और ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश सरकार और अंग्रेज यूरोपीय कंपनी, इन सभी के खिलाफ उन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे रवैया र- बतरतना शुरू कर दिया। ठीक है। अंतर्गत हम ये सिंपली लैंग्वेज में कहूँ तो, अगर यहाँ पर जो लेखक और जो कवि थे ना, ठीक है, इतिहासकार थे, उन्होंने रचना करते करते भारत से इन कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाने की व्यवस्था भी इनके द्वारा देखी गई थी। तो इन इतिहासकारों ने क्या किया था, जो आम नागरिक थे, जो आम लोग थे, उनको नई दिशा देने के लिए मोटिवेट करने लगे। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, यूरोपीय कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाने की व्यवस्था लोगों में एक नई जागरण करने लगे। लोगों को कह सकते हो कि मोटिवेट यानी कि इंस्पायर करने लगे कि अपने देश की रक्षा कीजिए, अपने देश के स्वायत्तों को बचाइए, कि अंग्रेज हमारे को लूट रहे हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आवाज उठाओ। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं ने, भारतीय लोगों ने क्या किया, इतिहासकारों की सहायता से अपने आप को एक करा। यानी कि इतिहासकार जो लेखक लिखते थे ना, उनको लोगों ने पढ़ पढ़ के अपने आप को इंस्पायर किया, अपने देश को समझा समझा कि हमारा मातृभूमि क्या होता है, हमारा जन्मभूमि क्या होता है, अंग्रेजी सरकार हमारे ऊपर किस प्रकार से शासन कर रही है, उसको खिलाफ करने के लिए क्या किया कि यहाँ पर इतिहासकारों ने भारतीय लोगों को अब क्या हुआ, लेखन माध्यमों से राष्ट्रीयता की भावना प्रदान करने लगे। राष्ट्रीयता की भावना वो होता है जब हम अपने राष्ट्र के बारे में सोचे, हमारे देश के विकास के बारे में सोचे, वह विकास जिसमें सभी मनुष्य एक साथ आगे बढ़ सके, उस विकास के बारे में सोचने की प्रक्रिया को राष्ट्रवाद की भावना कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है कि हमारे भारतीय इतिहास में, यानी कि हमारे भारतीय इतिहास में एक नई व्यवस्था आई, राष्ट्रीयता की आत्मसम्मान। यानी कि हम अपने राष्ट्र के लिए अपने सम्मान के बारे में सोचे कि वो हमारा राष्ट्र हमारा सम्मान है। नॉट एट ऑल कि अगर हमारे ऊपर कोई शासन कर रहा है, कोई ब्रिटिश कंपनी, चाहे पुर्तगाल, चाहे डच, चाहे यूनान, ये चाहे यूरोप, चाहे आपके अंग्रेजी सरकार, उन्होंने हमारे ऊपर शासन करा, हमारे देश पे शासन कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि क्या है, इतिहासकारों ने इस बात को वर्णन किया कि हमारे देश पर शासन करने का मतलब है कि हमारा जो अधिकार है, उस चीज को छीना गया है, उस चीज से हमें वंचित किया गया, हमारे अधिकारों से हमारे, बोल सकते हो कि हमें रोका गया है, हमारे अधिकारों का प्रयोग ना करने दिया गया है। हम अपने अनुसार नहीं, हम दूसरे के अनुसार जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी के मतलब अपने अंडर रखेंगे तो भाई वो मेरी बात फॉलो करेगा ना, वो उसका खुद का फ्रीडम, खुद के अधिकार, खुद की सोच व्यवस्था, खुद के लाइफ कुछ नहीं है, वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसी बात को इतिहासकारों ने बात रखते हुए ये उपनिवेशवाद की व्यवस्था आपके ऊपर, उपनिवेशवादी यानी कि जो विदेशी कंपनियों हैं उसके खिलाफ होने के लिए अब क्या किया, इतिहासकारों ने लेखन क्रिया शुरू कर दिया। और आपका देखा गया कि अपने व्यवस्था, अपने भारत की, अपने स्वायत्त की मांग करने के लिए आक्रमण व्यवस्था का शुरू हो गया। आक्रमण का मतलब होता है अटैक करना। ठीक है, अटैक मतलब किसी को आप बोल सकते हो कि अटैक करते हैं, किसी पर हमला करते हैं, वो आक्रमण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आपका देखा जाता है 19वीं शताब्दी के उपरांत, यानी कि 19वीं शताब्दी जब शुरू हुआ, तो उसमें अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग समझदार होने लगे, लोग धीरे धीरे शिक्षित होने लगे, अलग अलग व्यवस्थाओं के रूप में लोग अपना विकास करने लगे। तब जाके आपका देखा गया कि यहाँ पे बहुत से ऐसे दार्शनिकों ने भारत को एक करने के लिए, भारत के प्रसंगता को बनाए रखने के लिए, उन्होंने क्या किया, इतिहासकारों के रूप में सहायता लिया और अपने देश के बारे में लोगों को बताना शुरू किया कि हमारा देश असल में क्या है, हम अपने देश की रक्षा क्यों करें। इसकी बात को रखते हुए हमारे राजनीति व्यवस्था, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था, हमारे आर्थिक व्यवस्था, या फिर जितने भी ये सारी व्यवस्था है, उन पर किसका अधिकार हो चुका भाई, तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था का अधिकार हो चुका था। तो इसी अधिकार को इतिहासकारों ने अब बताते हुए लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। जागरूक यानी कि बोल सकते हो कि सही और गलत का फर्क बताना शुरू कर दिया। और ठीक है, इसी के तत्पश्चात आपका देखा गया कि विदेशी शासन हम पर जो शासन कर रहा था भारत पर,
विदेशी शासन क्या कर रहा था, हमारे ऊपर शासन कर रहा था। तो उस शासन व्यवस्था के रूप में आपका क्या कर दिया, उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं का मोर्चा संभाला और अपने शासन को चलाने के लिए क्या किया, वो अपने शासन को चलाने के लिए क्या करने लगे भाई, विदेशी कंपनियों का विरोध करने लगे कि हमारा शासन, हमारा अधिकार। तब जाके आपका देखा जाए, अगर इतिहास की भी बात किया जाए, तब जाके आपका देखा जाए कि आपके महात्मा गांधी जी ने भी जिस तरीके से स्वराज का व्यवस्था अपनाया। स्वराज का मतलब क्या है, यानी कि खुद का राज होना चाहिए। क्लियर है एलिजा? ठीक है। तो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे हर एक प्रशासन में, हर एक स्थिति में ब्रिटिश प्रशासन, उसके खान पीन की व्यवस्था, जो कर लगाए गए अंग्रेजों के द्वारा थे, उसके खिलाफ इतिहासकारों ने धीरे धीरे अब भारत को बदलना शुरू कर दिया। भारत के लेखन क्रिया में अपनी व्यवस्थाओं का तानाशाह, आपका जो ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर राज कर रहा था तानाशाह के रूप में, तानाशाह का मतलब होता है कि भाई हमारे अधिकारों को छीन कर अपने अनुसार, अपने फायदे के अनुसार हमारे ऊपर राज कर रहा है। ठीक है। तो इसी के खिलाफ हमारा क्या है, भारत अब क्या है, आगे बढ़ रहा था। अब उसके तत्पश्चात देखा गया कि भारत अपने कल्याण के लिए, अपने अधिकारों की मांग करने के लिए इतिहासकारों का सहारा लिया, दार्शनिकों का सहारा लिया, कवि और लेखकों का सहारा लेते हुए अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर करने का प्रयास उसके द्वारा किया गया। तत्पश्चात आपका देखा जाए कि जो ये तानाशाही व्यवस्था था, यानी कि जो अंग्रेज हमारे ऊपर अपने अनुसार चला रहे थे कि जब चाहो नमक पर कर लगा दिया जाए, हमारे जीवन के ऊपर उनका अधिकार हो गया, इस तरीके से ये जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था हमारे ऊपर तानाशाह के रूप में वर्क कर रहा था, इसके खिलाफ अब क्या किया गया, भारतवासियों को नई नई चेतना, नई नई व्यवस्था पर जागरूक करना शुरू कर दिया। जागरूक का मतलब होता है इंस्पायर, मोटिवेट करना शुरू कर दिया। और ठीक है, और उनके प्रति, आप अपने भारतीय लोगों के प्रति उन्होंने एकता स्थापित करना शुरू कर दिया। और यूरोपीय लोगों के प्रति क्या किया, यूरोपीय जो हमारे ऊपर शासन कर रहा था, अब उस यूरोप का प्राचीन विस्तार के लिए उसने क्या किया, प्राचीन विस्तार, यानी कि यूरोप जो हमारे देश में विस्तार कर रहा था, यानी कि अपने जाल को फैला रहा था, बोल सकते हो अपने नेटवर्क को फैला रहा था। उस नेटवर्क को फैलाने के लिए भारत क्या किया, अब रोकने लगा। भारत इतनी सक्षमता हो गया, भारत कानून व्यवस्था को धीरे धीरे समझने लगा, उनकी जो बुद्धि व्यवस्थित थी वो पूर्णतः अब क्या हुआ, विकसित होने लगा। इसी स्थिति में आपका देखा जाता है कि उपनिवेशवाद की जो व्यवस्था है अब धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो उपनिवेशवाद में इतिहास लेखन का वर्णन, इसका मतलब हमें यही देखा कि हमारे देश पर जो शासन व्यवस्था था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था, डच व्यवस्था, आपका आपका पुर्तगाल, आपका यूनान, यूरोपीय ब्रिटिश सरकार, आपका अंग्रेजी सरकार, इनके द्वारा जिस तरीके से हमारे ऊपर शासन किए गए, तो इतिहासकार यानी कि जो लेखक थे, जो इतिहास की रचना करने वाले थे, तो इनके द्वारा भारत की इस स्थिति पर रचना करते हुए इनके खिलाफ भी आंदोलन किए लेखकों ने, और अपने इतिहास व्यवस्था के रूप में उन्होंने स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया या फिर प्रयत्न किया। प्रयत्न मतलब यानी कि बोल सकते हो कि हम जब ट्राई करते हैं। ठीक है। तो क्लियर हो गया? ओके। तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन का वर्णन, जिसमें हमने बस यही पढ़ा कि जिस तरीके से हमारे ऊपर शासन व्यवस्था चल रहा था, अंग्रेजी व्यवस्था, आपका बोल सकते हो ब्रिटिश सरकार का, यूरोपीय सरकार का, उन वो कैसे हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, कैसे वो कानून व्यवस्था को लागू कर रहे थे। तो लेखकों ने इसके बारे में ही वर्णन किया, और वर्णन करते हुए भारत को एक नई दिशा, भारत के लोगों के प्रति एक जागरूकता फैलाया, ताकि अपने अधिकार, अपने देश के बारे में सोच सके और अपने देश का विकास करने तथा उससे आजाद कराने के लिए सोच सके। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लेखकों ने अपने व्यवस्था में वर्णन किया। तो ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंप्लीट होता है। ठीक है। तो हमारा BHIE 141 का जो थर्ड ईयर का कोड है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा आज का सेशन में हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी का लेखन परिचय दीजिए। यानी कि जो जियाउद्दीन बर्नी था उसका लेखन का परिचय तो बता रहा है कि वो लेखन लिखता कैसे था। तो जियाउद्दीन बर्नी का जो जन्म है हमारा देखा जाता है कि 1285 यानी कि 1285 में माना जाता है, और मृत्यु उसका देखा जाता है 1357 यानी कि 1357 में माना जाता है।
भारत के इतिहास लेखन में इसका जो महत्वपूर्ण व्यवस्था देखा गया था कि ये जाट से मुसलमान, जो कि दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसकी व्यवस्था देखने को मिली थी। यानी कि दिल्ली के जो सुल्तान व्यवस्था था ना, वो कौन किसकी था? दिल्ली सुल्तान का कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के व्यवस्थाओं में इसका वर्णन देखने को मिला। जियाउद्दीन बर्नी का जो प्रक्रिया है या फिर उसका जो स्वरूप है, किस टाइम देखने को मिला? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसका देखने को मिला। वो उसका प्रिय साथी था, प्रिय यानी कि मित्र था। जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक का मित्र था। ठीक है, जो 17 वर्ष तक रहे, यानी कि मतलब 17 वर्ष तक इनकी मित्रता बनकर रही थी। किसके साथ बनकर रही थी? मोहम्मद बिन तुगलक के साथ बनकर रही थी। जीवन परिचय की बात कर लेते हैं तो जियाउद्दीन बर्नी का जैसे मैंने बता दिया कि 1285 में इसका जन्म माना जाता है। जियाउद्दीन बर्नी जो कि आपका आधुनिक बुलंदशहर में रहने वाले थे, यानी कि जो आज बुलंदशहर जाना जाता है ना, जहाँ पे वहां का वो निवासी के रूप में ठहरा। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी जो बचपन से ही अपने चाचा अल्लाह उल मुल्क अल्लाह उल मुल्क के साथ वो अपना व्यक्तित्व जीवन जीता था। अल्लाह अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार थे, यानी कि जो जियाउद्दीन बर्नी था ना, वो किसका सलाहकार था? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अब उसके तत्पश्चात देखा जाता है कि इसकी जो लेखन सौंदर्यता है, लेखन क्रिया लिखने की जो व्यवस्था है, मोहम्मद बिन तुगलक शासन में इसने अपना 17 साल व्यवस्था का वर्णन किया। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, उसमें इसने अपना 17 साल दिया था। क्यों? क्योंकि आपका देखा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक इसका एक बोल सकते हो कि प्रिय मित्र के रूप में था। तो उसने, जैसे कि मैंने बता दिया कि 17 साल वो दोनों साथ रहे, तो 17 साल तक ये दोनों ने अपनी मित्रता को निभाते हुए अपनी व्यवस्थाओं की रचना इन दोनों के द्वारा की गई थी। क्लियर है यहाँ तक? अब इन दोनों के देख, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का ये मित्र होने के साथ 17 साल उसके साथ रहा, तो इसकी जो कार्य व्यवस्था थी वो लेखन क्रिया में 17 साल की व्यवस्था में बहुत ज्यादा देखने को मिला। अंतिम समय की बात कर ली जाए तो इसके जीवन का अंतिम पड़ाव आपका देखा जाता है कष्टपद था, यानी कि कष्टों से भरा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो जीवन है ना, वो आपका कष्टों से भरा हुआ था। ठीक है, तो अब इसके जो है जख्म जो, तो उसके तत्पश्चात देखा गया कि यानी कि जियाउद्दीन बर्नी जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो मतलब बोल सकते हैं मित्र के रूप में गया था, तो इसके अंतिम पड़ाव में, यानी कि जब अंतिम इसका जो जीवन था ना, उसमें आपका देखा गया कि इसके जो जीवन में दुखों का, व्यवस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था देखने को मिला। सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था इसे, यानी कि समाज से बहिष्कार कर दिया था, यानी कि समाज में रहने का इसका अधिकार जो है ना, उसे छीन लिया गया। ठीक है, अंतिम समय में अपने जीवन को मुक्त करने का, प्राप्त करने के लिए मान्यताएं को देखा गया कि सुल्तान फिरोज की प्रशंसा में तारीख ए फिरोज शाही, यानी कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसने क्या किया? सुल्तान फिरोज का प्रशंसा करते हुए एक रचना किया, तारीख ए फिरोज शाही। फिरोज शाही का मतलब है कि, हाँ, इसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। एवं फतवा ए जहां जहांदारी जहांदारी, हाँ, ये इसकी रचना है। ठीक है, तो इन रचनाओं के माध्यम से बर्नी ने अपने अमीर ए कुलीन वर्ग के लोगों का समर्पण किया था। ठीक है, अमीर ए कुलीन वर्ग वो लोग थे जो अत्यधिक अमीर रूप में थे, यानी कि जो अधिक विकसित हो चुका था। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने विद्वान ताजुल मासिक के लेखन व्याज्य शब्द से अपने आप को नवाजा। ठीक है, यानी कौन से शब्द से नवाजा उसने? ताजुल मासिर, ये एक सा शब्द है। तो देखो, सीधी सीधी बात यह है ना कि यहाँ पे हमें यही क्वेश्चन में बताना है कि जियाउद्दीन बर्नी का जीवन परिचय के रूप में एक लेखन परिचय लिखना था। ठीक है, तो हमारा अब बात कर लेते हैं इसके, थोड़े और बात कर लेते हैं। तो इसकी रचनाएं जो होती थी वो आपका देखा गया प्रमाण और दरबार के में अपने व्यक्ति को व्यवस्था, यानी कि जो दरबार में जो लेखन क्रिया होते थे ना, दरबारी लेखन क्रिया होते थे, तो 1557 में तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही उसने रचना किया, फिरोज शाह और इतिहास लिखा, और
उपदेशनात्मक पुस्तक लिखा, यानी कि हम कैसे दूसरे को उपदेश देते, उपदेश यानी कि ऑर्डर देते, सलाह देते, उसे उपदेशनात्मक पुस्तक रूप में माना गया। और उसके बाद भारतीय सुल्तान इस्लाम के प्रति कर्तव्यों का लेखन लिखा उसने। ठीक है, भारतीय सुल्तान जो थे ना, कर्तव्यों के प्रति उस लेखन में उसने अपने आप का वर्णन करते हुए भारतीय सुल्तान के बारे में भी लिखा। ठीक है, उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है बरनी इतिहास के महत्वपूर्ण जाने माने आपके देखे जाते हैं दर्शन के रूप में, ये इनका व्यवस्था देखने को मिलता है। इनका जो जीवन का जो घटनाओं का व्यवस्था है, हमें देखने को मिलता है कि बरनी के अनुसार गयासुद्दीन बलबन, ये आपका देखने को मिलता है कि 1266 से लेके 1287 तक इन्होंने एक रचना किया, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, अब उसके बाद आपका देखा जाता है इस्लाम शासन व्यवस्था के द्वारा इन्होंने अपने आप का निर्देशानुसार और फले फूले, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाला असफल रहे। यानी कि ये नियमों का उल्लंघन करने में असफल रहे और इस्लाम व्यवस्था को आगे बढ़ाने तथा उनको अपने अनुसार और उन इस्लामिक व्यवस्था के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास किया। तो उन्होंने रचनाओं के माध्यम से इस्लाम धर्म को अत्यधिक बढ़ावा दिया। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो जियाउद्दीन बरनी थे, उनकी जो लेखन क्रिया का परिचय है, यानी कि उनके जीवन का परिचय की बात कर लेते हैं, तो आपका बता ही दिया मैंने। 1285 में उनका व्यवस्थाओं का जन्म माना जाता है और 1357 में उनके मृत्यु का व्यवस्था देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में हमने ये देखा कि संभवतः हमारे प्रयासों के माध्यम से जियाउद्दीन बरनी जो थे, महत्वपूर्ण रूप से आपका देखा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय जो दिया है, उसने मोहम्मद बिन तुगलक को अपने व्यवस्थाओं में उन्होंने 17 साल न्यौछावर कर दिया। यानी कि अत्यधिक समय जो दिया है, वो किसको दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक को उसने अपना अत्यधिक समय दिया था, जो कि 17 वर्ष की व्यवस्था देखी जाती है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के आंसर की समरी की। देखो, इसमें यह बताएगा कि जियाउद्दीन बरनी का जन्म आपका 1885 बल्कि 1285 में हुआ, 1357 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की व्यवस्थाओं में मित्रता के रूप में 17 वर्ष तक उनकी आयु व्यवस्था में उन्होंने एक दूसरे के साथ वर्ग किए। ठीक है, उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है कि जियाउद्दीन जो आपका अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार के रूप में आपका देखा गया कि अलाउद्दीन खिलजी का ये सलाहकार भी बने, ताकि अपने जो व्यवस्था है अपने जीवन को सरल बना सके। ठीक है, उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है कि इसके जो अंतिम पल थे, उस अंतिम पल में इसने समाज समाज से इसे बहिष्कार कर दिया गया और जीवन की मुक्त व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उसने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं की। तो उन रचनाओं के माध्यम से हमें ये देखने को मिला कि जियाउद्दीन बरनी जो थे, वो आपके इस्लामिक व्यवस्था के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाना चाहते थे और इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपका देखा जाता है कि जियाउद्दीन बरनी ने अपने इतिहास और अपने जो उपदेश है पुस्तकों के माध्यम से तथा आपका देखा जाता है भारतीय व्यवस्थाओं के गुलाम की आज़ादी से पूर्णतः आपका देखने को मिलता है कि जियाउद्दीन बरनी का जो स्वरूप है, वो इस्लामिक व्यवस्था के रूप में अत्यधिक रुझाव रखता है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारतीय नवजागरण पर बहस का क्या प्रारूप है? यानी कि जो भारतीय इतिहास का संदर्भ है ना, यानी कि भारतीय इतिहास का व्यवस्था कैसा था और भारतीय नवजागरण का मतलब होता है कि पहले भारत का इतिहास कैसा था, लेकिन अब भारत का जो व्यवस्था है वो किस रूप में देखने को मिल रहा है, तो उस पर आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं। डेट्स क्लियर, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाँ जी, भारतीय इतिहास के संदर्भ में पहले भारत का इतिहास में क्या रूप बदलकर अब हमारे नव बोल सकते हो कि न्यू आपकी व्यवस्था को अपनाया गया। न्यू यानी कि बोल सकते हो डिजिटलाइजेशन। आपका देखा जाता है पहले कहाँ था ये भारत और अब कहाँ पे है। पहले आपका देखा जाता है सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह, इस तरीके की मतलब क्रूर प्रथाएं थी, लेकिन अब उन प्रथाओं को अंत करके भारत का व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया गया। ये सारी बातें इसमें आएंगी। ठीक है,
हेलो, क्लियर है? ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन का आंसर जो बात कर लेते हैं। अब हमारे क्वेश्चन के आंसर की, तो जो भारत है ना, ठीक है, जो भारत है आपका देखा जाएगा, तो इसमें हमारा मानव जो है, भारत में जो मानव रहते हैं, वो इतिहास की बात कर लेते हैं तो उनके जो व्यवस्थाओं का जो स्वरूप था, जो उनकी बुद्धि व्यवस्था थी, बुद्धि यानी कि जो उनका माइंड था, किस तरीके का था, सोच कैसा था, ये सारी बातों का हमारा इसमें समावेश देखने को मिलेगा। जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति और व्यापारिक व्यवस्थाओं में कार्य कर रहे थे, श्रमिक व्यवस्था थे, श्रमिक यानी कि आपका देखा जाता है जो मजदूरी करते हैं, वो आपका श्रमिक कहलाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद आपका देखा जाता है कि क्या हुआ, कि जो अलग अलग व्यक्ति थे, उनकी अलग अलग भूमिकाओं का वर्णन हमारे इतिहास व्यवस्था में देखने को मिलता है। उनके इतिहास व्यवस्था के माध्यम से ही हम अपना इतिहास का वर्णन कर पाए, तथा इतिहास की बातों को समझ और तथा उसको बेहतर तरीके से उस पर अध्ययन करने की व्यवस्था भी कायम कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे जो बंगाल का नवजागरण, जो कि जिसमें आपका देखा जाता है कि कभी कभी भारतीय नवजागरण भी कहा जाता है। बंगाल का नवजागरण का मतलब क्या है, बंगाल का जब विभाजन हुआ था, तो उसमें देखा जाता है कि भारतीय नवजागरण की व्यवस्था भी मानी जाती है। और जैसे पहले क्या हुआ, इतिहास में हमारी एक घटना घटी हुई कि मार्क्सवादी आया, फिर उसके बाद गैर मार्क्सवादी, ठीक है, उदारवादी आया, फिर उसके बाद गैर उदारवादी, फिर उसके बाद आपका बोल सकते हो यथार्थवाद आया, उसके बाद नव यथार्थवाद आया। तो ये हमारी क्या है, यानी कि परिवर्तन स्वरूप हमारी जो आवश्यकताओं की व्यवस्था है, वो बदलती हुई नजर आ रही है। हमारे आवश्यकताओं के मध्य ही हम अपना विकास करने में सक्षम हो पा रहे हैं। अब पश्चिमी दुनिया की बात कर लीजिए, पश्चिमी दुनिया यानी कि आउट ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए, जो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, जिनका विकास हो चुका है, उन डेवलप्ड कंट्री की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो पश्चिमी दुनिया से व्यवस्था है, जिसमें हमारा भारत, पहले इतिहास की बात की जाए तो पश्चिमी दुनिया से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। आपका देखा जाता है कि भारत में अपने आप हमारे जो पश्चिमी दुनिया का जो व्यवस्था है, वो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। इस शासन व्यवस्था के कारण हमारा क्या है, धीरे धीरे आर्थिक स्थितियों में कमजोरी आने लगी। हमारे देश के लूटा जाने के कारण आपका देखा गया कि भारत का अर्थव्यवस्था भी खत्म हो चुका। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विद्वानों ने अपनी विचारधारा को प्रकट किया और समाज समाज में एक नई दृष्टिकोण का उजागर किया। जैसे कि आपका देखा जाता है मार्क्सवादी, मार्क्सवादी सबसे पहले सुबोध सरकार के बंगाल के विकसित हो रही एक मार्क्सवादी विचारधारा थी, जिसके अंतर्गत मार्क्सवादी विचारधारा में हम देखेंगे कि दो वर्गों का विभाजन करके आपका देखा जाता है, जो कुलीन वर्ग का व्यक्ति होता है, उसको आपका देखा जाने को मिलता है कि मार्क्सवादी विचारधारा के रूप में रखा जाता है। ठीक है, और उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है कि जो मार्क्सवादी इतिहास था, वो साहित्यिक व्यवस्थाओं से कोसों दूर था। कोसों दूर का मतलब यानी कि साहित्य में जो रचनाएं होती हैं, तो उसके देखा जाता है कि मार्क्सवादी उन रचनाओं का खिलाफ था। ठीक है, तो हम यही देखेंगे कि जो आपका नोट्स ऑन द बंगाल रेलेवेंस है, आप ये नाम लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, नोट्स ऑन द बंगाल रेनेसेंस। ठीक है, अब उस देखो तो हुआ क्या हुआ कि भारतीय इतिहास के व्यवस्थाओं में ना, भारत का इतिहास कैसा रहा, उसके संदर्भ में ना कुछ लेखकों ने अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से भारत का इतिहास जिक्र किया। और उसके बाद है नवजागरण। नवजागरण का मतलब है कि भारत के इतिहास के साथ साथ भारत की जो व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन आया, अलग अलग विचारधारा आई, अलग अलग सोच व्यवस्था आया। जैसे पहले आपका देखा गया कि स्त्रियों पे आपकी देखी जाए तो शिक्षा व्यवस्था नहीं था, तो वो आपका देखा जाता है इतिहास की घटना है। जिस तरीके से मुगल शासन व्यवस्था पर शासन किया, वो भी एक ऐतिहासिक घटना है। इस प्रकार से आपका देखा जाता है कि हर एक क्षेत्र में स्त्री तथा आपके पुरुष के बीच जो विवाद था, जो हमारे भारतीय समाज पर अंग्रेजों का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, इन व्यवस्थाओं का वर्णन करने की प्रक्रिया ही आपका देखा जाता है प्रबंधन। ठीक है, जो हमारे
यानी कि इन दोनों की प्रक्रिया में क्या देखा जाता है कि भारत के इतिहास के बारे में बताया कि भारत का इतिहास पर डच आए, यूनान आया, पुर्तगाल आया, आपका यूरोपीय कंपनी आया, आपका ब्रिटिश कंपनी आया, इन्होंने राज किया। लेकिन इनके राज के बाद हमारे भारत का जो व्यवस्था है अब नया, वो किस रूप में देखा जाता है? भारत आज देखा जाए तो उस तरीके से पूर्णतः नहीं देखा जाता जिस तरीके से पहले देखा जाता था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था का जिस तरीके से वो मतलब उसके नीचे दबकर रहता था, लेकिन अब उससे दबना बेहतर नहीं लगता है। इसीलिए वो आपका देखा जाता है अपने अधिकारों की मांग करने के लिए भी हमारे भारतीय व्यवस्थाओं तथा भारतीय जो बोल सकते हो स्वतंत्रता सेनानी व्यवस्था थे, उन्होंने अपने जान की हानि ना अपने जान की परवाह ना करते हुए भारत का जो इतिहास का है, ताकि उसके इतिहास में परिवर्तन करके ये अंग्रेजों को एक इतिहास के रूप में बदल दिया जाए। इसी व्यवस्था को हम नव जागरण व्यवस्था के रूप में देखते हैं कि पहले स्त्रियों की स्थिति कैसे थी, लेकिन अब स्त्रियों की स्थिति कैसे हो गई है। इसी व्यवस्था को ही नव जागरण व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें हमने एक नए भारत का स्वरूप तैयार किया, जहाँ पर किसी भी प्रकार का विपक्ष, जहाँ पर किसी भी प्रकार का समय बाधित ना हो। यहाँ पर प्रत्येक रूप में आपका देखा जाता है कि हर एक मानव आपके जीवन में परिवर्तन व्यवस्थाओं का वर्णन करे। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, तो अब इसमें क्या है, अब ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था, जो बुर्जुआ व्यवस्था था, बुर्जुआ यानी कि जो बुर्जुआ एक बोल सकते हो कि जाति थी, जो उस समय पिछड़ी जाति के रूप में देखी जाती है। जैसे चमार बोला जाता है, मतलब बोल सकते हो छोटी जाति की व्यवस्था थी बुर्जुआ समाज, जो मतलब खेती बाड़ी करते हुए और अपना देखा जाता है कि मजदूरी करते हुए अपने जीवन को जी रहा था। तो उस समय बुर्जुआ समाज की स्थिति क्या थी, इन सभी का वर्णन आपका देखा जाता है 19वीं शताब्दी के बौद्धिक व्यवस्थाओं के बौद्धिक कार्यकालों में। आपका देखा जाता है कि बुर्जुआ समाज अपने आप को बेहतर करने के लिए आपके देखने को मिलता है कि लिंक के माध्यम से आपका यानी कि अब लिंक धीरे धीरे बढ़ाया गया। जैसे अब भारत क्या है, भारत में प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ लिंक डेवलप कर रहे हैं ना। तो हमारा एक नए नव भारत जागरण व्यवस्था का उदय हो रहा है, यानी कि एक ऐसा भारत का स्वरूप जो पूर्ण रूप से नया हो, पूर्णतः आपका देखा जाता है हर एक क्लास नई हो। ठीक है, तो अब इसमें बात आपका देखा जाता है कि अलग अलग व्यवस्थाओं ने, अलग अलग संस्कृति ने और तथा आपका सामाजिक व्यवस्थाओं ने, आधुनिक व्यवस्थाओं ने, और ठीक है आपका देखने को मिलता है बुद्धिजीवियों के माध्यम से आपका देखने को मिला कि आधुनिक काल और हमारा ऐतिहासिक काल में क्या परिवर्तन आया, और वो आंदोलन कौन कौन से भली भांति हमें महत्वपूर्ण रखने याद है, जो आपके आदर्श समाज का उदय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और तथा नमोनिवास व्यवस्था का, नमोनिवास यानी कि नमोनिवास का मतलब है कि औपनिवेशिक सत्ता को अब हटाकर अपने अपने भारत के इतिहास में खुद का निवास करना। नव निवास का मतलब क्या होता है, एक नया निवास की स्थान। ठीक है, जहाँ पर हम अपने आप को पूर्णतः नए व्यवस्थाओं में रख कर वहाँ पर निवास करें। अब मान लीजिए कि भारत के लोग हैं, वो किसी क्षेत्र में जाते हैं, उन्हें रहने की आज़ादी है, लेकिन वो वहाँ पे निवास कर रहे लोगों का हनन करते हुए आपको देखा जाता है कि उसकी भरपाई कर दी जाती है, और उसके बाद आपका देखने को मिलता है सॉरी बोल के निकल जाता है। लेकिन हमारा जो समाज था, जो एक नया व्यवस्थाओं में परिवर्तनशील हुआ, एक नई व्यवस्थाओं का जन्म हुआ, तो उस समाज की आलोचना, यानी कि उस समाज की जो आलोचना करते करते, जिसमें आपका यूरोपीय कंपनियों के प्रति भी आलोचना हुआ, जो आपका बोल सकते हो आधुनिक व्यवस्था के प्रति भी आलोचना हुआ, इन सभी आलोचनाओं के माध्यम से हमारा जो विकास स्तर है वो बेहतर हो पाया। और यही आपका देखा गया कि तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी आपका क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारतीय नवजागरण का उदय। जो कि हमने इसमें ये देखा कि पहले हमारा भारत अंग्रेजी शासन व्यवस्था अलग अलग वर्गों में विभाजित था, लेकिन आपका देखा जाता है कि यहाँ पर एकीकृत व्यवस्था देखने को मिला। एकीकरण या फिर एकीकृत का मतलब होता है एक हो जाना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था।
वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।